सुर्खियों में। प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम में हम उन विषयों पर बात करते हैं जो आपके लिए खास हैं या जिनके बारे में आपका विस्तार से जानना ज़रूरी है। आज के अंक में हम बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का प्रदेश की राजनीति पर असर के बारे में। अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम सबसे पहले एक नज़र इन चुनावों और इनके परिणामों पर डाल लेते हैं। प्रदेश में 3 नवंबर को हुए इन उपचुनाव में 70% से अधिक मतदाताओं ने वोट देकर पहले ही अपने उत्साह का परिचय दे दिया था। उसके बाद से सभी की नज़रें कल 10 नवंबर को हुई मतगणना पर टिकी थीं और अब तो मतपेटियों में, अब ईवीएम कहना उचित होगा, में बंद नतीजे भी सामने आ गए हैं। इनमें सत्तारूढ़ भाजपा को 19 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इन नतीजों के साथ काफ़ी कुछ साफ हो गया है। सबसे बड़ा मसला भाजपा सरकार की स्थिरता को लेकर था, लेकिन चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार मजबूत होकर उभरी है। इन चुनावों को लेकर, परिणामों को लेकर, इसके बाद बनने वाली स्थिति को लेकर, किसका कद बढ़ा और किसका कद घटा, कौन वजनदार होगा, क्या बदलेगा और क्या सुधरेगा, जैसे कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। ऐसी ही तमाम बातों और सवालों को समझने और उनके उत्तर तलाशने का प्रयास हम आज अपने खास मेहमानों के जरिए कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी। वहीं मेरे साथ स्टूडियो में है दूसरे वरिष्ठ पत्रकार और प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझने वाले सतीश एलिया जी। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम पटेरिया जी के पास चलते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या ये परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप हैं? निश्चित तौर पर मैंने जो आकलन किया था और लगातार मैं इस बात को कहता और लिखता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश जाने की उम्मीद है। जनादेश में इसलिए कह रहा हूं कि 230 में से 12% सीटों पर ये चुनाव हो रहे थे और लगभग सभी अंचलों में थे, यानी कुल मिलाकर एक सैंपल सर्वे की तरह थे। और जो मूड मेरे को दिख रहा था उससे मुझे साफ आकलन हो रहा था कि 18 से 20 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है और 8 से 9 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है। इसके पीछे मेरा एक अपना आधार भी था। दरअसल 2003, 2008, 2013 और 2018 के जो चुनावी नतीजे थे और जो वोट परसेंटेज था, उसका कैलकुलेशन ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 64 पॉइंट के आसपास रहेगा, वहीं कांग्रेस 35 पॉइंट के आसपास स्ट्राइक रेट देगी। क्योंकि दोनों का जो वोट परसेंटेज है उसमें भी बड़ा फर्क है। पिछले 4 चुनाव में रहा है, एवरेज रहा है वोट परसेंट 41.5% रहा है बीजेपी का और 30.56 रहा है कांग्रेस का। इस तरह से अगर तकनीकी आधार पर भी देखा जाए और मैदानी आधार पर, तो दोनों पर मुझे भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और जो आकलन था, मेरा जो प्रोजेक्शन था, वो यथार्थ में तब्दील हो गया। अब हम एलिया जी से पूछते, आप इन परिणामों को लेकर क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आम आदमी वाली छवि ने जीत दिलाई या फिर कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने रास्ता आसान कर दिया? देखिए, बहुत साफ है कि 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान का ही था। इसके बावजूद कांग्रेस में जो समन्वय हुआ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ और बाकी सारे लोगों ने एकजुटता से वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी से ज़्यादा सीटें हासिल की। तो ये तो बहुत स्पष्ट था कि कांग्रेस ने जो समन्वय का रास्ता अख्तियार किया था उसको जनता ने बीजेपी से ज़्यादा सीटें दी। अलबत्ता दोनों ही की सरकार बहुमत की स्थिति में तो कांग्रेस भी नहीं आ पाई थी। अन्य दलों के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई और इसके बाद आपने और हमने, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि 15 महीने के दौरान जो है कांग्रेस में किस तरह से बिखराव हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस वक्त कांग्रेस के एक बड़े चेहरे थे, वो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और उनके साथ बहुत सारे मंत्रियों ने छोड़ा। और उसी का ये नतीजा है कि एक उपचुनाव हुआ 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में पहली बार, जो एक आम चुनाव की तरह था, जिसके ऊपर सरकार का बने रहना या नई सरकार का आना या लौटना टिका हुआ था। तो बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस उसी स्थिति में आ गई है जैसे कि वो 2013 या 18 इसके पहले के जो 8 के चुनाव थे या 3 के चुनाव थे, कांग्रेस वहीं के वहीं पहुंच गई है। एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए मैं इसको अच्छा इसलिए मानता हूं कि एक स्थिरता की सरकार जरूरी होती है विकास के लिए, और शिवराज सिंह चौहान का, जैसा कि आपने कहा कि एक आम आदमी वाली छवि, वो उस छवि को लगातार बरकरार रखे हुए हैं। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल गौर के स्थान पर, तब से अभी तक उन्होंने इस छवि को बरकरार रखा है। तो जनता में उनकी एक लोकप्रियता है
कांग्रेस में उस तरह की लोकप्रियता कमलनाथ 15 महीने के दौरान हासिल नहीं कर सके और इस वक्त एकजुट भी कांग्रेस नहीं दिख रही थी। उसी का नतीजा है, जैसा कि आदरणीय पटेरिया जी ने भी कहा, कि वो जो गैप पहले किसी जमाने में बीजेपी और कांग्रेस का मध्य प्रदेश का होता था 2 या 3% का, वो 8% तक जा चुका है और वो लगभग बना हुआ है। तो नतीजे इसी तरफ जाने थे, क्योंकि एक तरफ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, एक तरफ कांग्रेस का एक बिखरा हुआ संगठन जिसको हम कहते हैं। तो अब नतीजे चूंकि आ चुके हैं, तो इसका असर भविष्य की राजनीति में निश्चित रूप से पड़ेगा और कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा कि वो विपक्ष में कितनी ताकत से रह सकती है और मध्य प्रदेश की जनता के हितों की जो वो बात कर रही थी कि हम मध्य प्रदेश के हित में काम कर रहे थे 15 महीने, अब उनको विपक्ष में रहते हुए भी उसी तरह से काम करके दिखाना होगा कि जनता को लगे कि लोकतंत्र में विपक्ष भी एक ताकतवर चीज़ है और वो हमारी बात रखता है समय समय पर। सतीश भाई, इसी से जुड़ा सवाल है कि फिर ऐसा क्या कारण था कि कांग्रेस लगातार, जैसे चुनाव परिणाम आने के एक दिन पहले उनके सोशल मीडिया हैंडल से लगातार जो ट्वीट किए गए उसमें जैसे कहा गया कि हम 28 से 28 सीटें जीत रहे हैं, कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री कहना शुरू कर दिया था, शपथ ग्रहण जैसे कई सारे शब्द सामने आने लगे थे। तो आखिर कांग्रेस का ये अति आत्मविश्वास किस बात को लेकर था? देखिए, एक प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत होता है, 28 में से 28 सीटें कोई पार्टी जीतेगी, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो सकता है। आप लोकसभा चुनाव की जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश में 2019 के, तब भी बीजेपी, जबकि एक लहर थी पूरे देश में मोदी जी की, और 2014 से ज़्यादा सीटें उन्होंने देश भर में हासिल की बीजेपी ने, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें ही जीत सकी। तो कांग्रेस जो इस तरह की बात कर रही थी कि 28 में से 28 सीटें जीतेंगे और शपथ ग्रहण होगा, मुझे लगता है कि वो इस तरह की अतिरेक पे जाके, या जिसको दिवा स्वप्न हम कहते हैं, वही था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है, उसके तहत भी वो कांग्रेस कहीं से 28 सीटें तो नहीं ही जीत रही थी। और नतीजा हमने और आपने देख लिया कि वो 8 या 9 सीटों पर आकर टिक गई है और बीजेपी की को स्थायी, जिसको कहते हैं कि बहुमत हासिल हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार अब बीजेपी की मध्य प्रदेश में है। एलिया जी की बात को आगे बढ़ाते हुए हम पटेरिया जी से जानते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों और शिवराज सरकार के कामों का इस सफलता में कैसी और कितनी भूमिका आप देखते हैं? संजय भी, बिल्कुल आपका कहना सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, एक ऐसे दृढ़ व्यक्ति की है जो विकास की तरफ लगातार देखता है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सफलता में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी बहुत काम आई। पूरे देश में देखिएगा, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात हम क्यों करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, हम बिहार की बात करें, स्थानीय नेतृत्व को अगर सबसे बड़ा साथ, सहारा और उनका नेविगेशन जो किया है वो प्रधानमंत्री जी की छवि ने किया है। दरअसल जब देश में एक दृढ़ नेतृत्व होता है तो लोगों को लगता है कि हम उसके साथ चलेंगे तो विकास होगा। तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो छवि है उसने मध्य प्रदेश की जीत की एक बड़ी आधारशिला रखी और उसी के आधार पर शिव ज्योति एक्सप्रेस लगातार आगे चलती हुई निकल गई। जैसे सतीश जी ने कहा, कांग्रेस जहां बिखराव के शिकार थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता का संदेश था, नेतृत्व साफ था, दृष्टि साफ थी। कहता है दृष्टि और दर्शन और नेतृत्व अगर तीन आपके साथ साफ हों और तो फिर आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। जैसे कि आपने शिव ज्योति एक्सप्रेस का मामला उठाया, ये जुमला, ये शब्द बहुत ज़्यादा चला है चुनाव प्रचार के दौरान। तो शिव ज्योति एक्सप्रेस के आगे की तालमेल या इन चुनाव के तालमेल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए संजीव जी, वास्तव में कुल मिलाकर शिव ज्योति एक्सप्रेस लगातार चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अनदर टाइप ऑफ पॉलिटिक्स करती है, वो कांग्रेस की तरह नहीं है। जब तक लीडरशिप चाहेगी तब तक चलती रहेगी। देखिए, मध्य प्रदेश का दायित्व तो अभी शिवराज जी के कंधों पर है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, कपल ऑफ वीक्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री होंगे। इस तरह दोनों के स्फीयर अलग है, दोनों के काम करने के इलाके अलग हैं। वो केंद्र की तरफ काम राजनीति करेंगे, तो प्रदेश की कमान संभालेंगे। लगता है पटेरिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम इस बीच में स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया मौजूद है। उन्हीं से इस बात को आगे बढ़ाते हुए पूछते, सतीश जी, पहली, आप तो चूंकि प्रदेश की राजनीति पे 3 दशक से लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पहली बार इतने बड़े स्तर पर उपचुनाव की नौबत आई थी। राजनीतिक दृष्टि से इसके क्या मायने हैं? देखिए, 1967 में एक बार ऐसी ही स्थिति बनी थी कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया था और एक संवित सरकार बनी थी, जिसको कहते हैं संयुक्त विधायक दल बनाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दादी थी विजयाराजे सिंधिया, उन्होंने एक कांग्रेस में विभाजन किया था और सरकार बनी थी। अलबत्ता वो सरकार बहुत दिनों नहीं चली, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल का या दल से बगावत का बहुत बड़ा उदाहरण था। उसके बाद ये दूसरा उदाहरण है। इस चुनाव ने ये साबित कर दिया
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक ताकत है और उनके साथ जो लोग थे वह सही थे। इस चुनाव में एक चीज़ और रही कि जो नारा चला गद्दार बनाम खुद्दार, तो मुझे लगता है कि जनता इस तरह के जो अतिवादी नारे होते हैं, मैं इनको अतिवादी नारे कहता हूँ, गद्दार या उस तरह की बातें कहना, वो जनता ने उस नारे को भी कांग्रेस के नकार दिया और ये स्थापित हो गया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए थे कांग्रेस से वो सही थे। जनता ने उन पर मोहर लगा दी, क्योंकि उनका जो आप देखेंगे बहुत सारे प्रत्याशी जो जीते हैं पार्टी बदलने के बाद उनको ज़्यादा मत मिले हैं, पिछली बार से ज़्यादा मत मिले हैं। अलबत्ता एक दो लोग हारे भी हैं, जैसे इमरती देवी का आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मतों से पिछली बार वो जीती थी कांग्रेस के टिकट पे और बीजेपी के उससे वो हार गए। अब उसका विश्लेषण दोनों दल करेंगे क्या स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में निश्चित ही राजनीति का ये एक नया अध्याय है बदलाव का और सबको मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के विकास की अब बात करनी चाहिए। पटेल जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, तो हम सीधे फिर उनके पास चलते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन चुनाव में खासकर 15 साल बनाम 15 मई का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा है, तो परिणामों के संदर्भ में इसके क्या मायने, आप इसे कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर जब काम करने की दो शैलियां, दो कालखंड होते हैं तो उनके बीच में तुलना की जाती है और एक जुमला भी फिर बैठता था फोनेटिकली भी ठीक है 15 साल 15 महीने। पहले ही कमलनाथ ने इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा 2-3 महीने तो हमारी आचार संहिता में निकल गए, हमने जो काम किया था, लेकिन उनको जो मेजर काम करना चाहिए था वो डिलीवरेंस जो है वो उनका नहीं था। दरअसल जैसे उन्होंने बच्चियों के विवाह या निकाह के लिए 51,000 रुपए किए लेकिन मिले किसी को नहीं। उन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल कीमतों में कमी कर देंगे, किया कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि जन आयोग बनाएंगे शिकायतों के लिए, किया कुछ नहीं। उसकी तुलना में शिवराज ने जैसे ही सत्ता संभाली, अभी 7 महीने ताजा बता रहा हूँ, तो लैपटॉप बांट दिए, बच्चियों के लिए शादी की राशि बांट दी, सहायता राशि बांट दी, किसानों के खाते में पैसा डाल दिया। तो मुझे लगता है कहने और करने का जो अंतर है वो कमलनाथ और शिवराज के बीच रहा। शिवराज सिंह एक ऐसे परफॉर्मर के तौर पर उभरे हैं जो लगातार काम करके डिलीवरेंस देते हैं, और जबकि कमलनाथ वादा करते हैं। वादा करने में और काम करने में बड़ा फर्क होता है। तो लोगों ने इस अंतर को भी देखा कि शिवराज की सरकार में क्या हुआ और कमलनाथ की सरकार में क्या हुआ। कमलनाथ कहते रहे कि हम ऐसा करने वाले थे, तो हुजूर करने वाले थे इससे कोई मतलब नहीं होता, आपने किया क्या है ये लोग जानना चाहते हैं। जी सतीश, यही सवाल एक तरह से आपसे भी कि कमलनाथ जब सरकार में आए तो उन्होंने शिवराज या भाजपा वाली सरकार की कई सारी योजनाएं बंद कर दी पैसे की कमी के मद्देनजर। वहीं जब शिवराज वापस लौटे तो उन्होंने पैसे की कमी के बाद भी उन योजनाओं को फिर शुरू कर दिया। तो मौजूदा परिणामों के संदर्भ में इस सब का भी कितना महत्व है? देखिए, दो चीज़ें हैं। कुछ योजनाएं तो ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी की, उमा भारती की सरकार रही हो, बाबूलाल गौर की रही हो, और फिर 13 साल के शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही हो। कुछ योजनाएं तो बाकी बहुत अच्छी थी, जैसे कन्या लाडली लक्ष्मी योजना है, और बहुत सारी कुछ ऐसी योजना थी जो बिल्कुल एकदम जो लेमैन है, आम आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, उसको बहुत प्रभावित करती थी और उसके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव उन योजनाओं ने लाया। उन योजनाओं को बजट के नाम पे बंद करने के बजाय जनता में ये मैसेज गया कि ये एक बदले की भावना है, ये योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही थी इसलिए बंद की गई, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जनता में गया। दूसरी बात, जैसे शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की हम यदि तुलना की बात करें तो कमलनाथ कभी भी जनता के जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश स्तर के जमीनी नेता नहीं रहे कभी भी। वो छिंदवाड़ा जिले तक उनका सीमित था। लोकसभा चुनाव 1980 में वो पहली बार मध्य प्रदेश में लड़े थे, और तब से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक उनका एक पूरे मध्य प्रदेश से उस तरह से कनेक्ट नहीं था जैसे कांग्रेस में कभी दिग्विजय सिंह का या अर्जुन सिंह का रहा था, या भारतीय जनता पार्टी में सुंदरलाल पटवा से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक का था। लेकिन उनको जब पद मिला था, अवसर मिला था, तो 15 महीने कम नहीं होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में वो चाहते तो मध्य प्रदेश में एक जनता का आदमी, जनता का मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है इससे परहेज किया और वो एक सीईओ की तरह मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। इसका भी नुकसान कई बार होता है, क्योंकि जब आप जमीन से सीधे नहीं जुड़े होते हैं तो आपके पास जो फीडबैक आता है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो कांग्रेस के लोग भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते हैं कि वो जमीनी नेता नहीं है, और इस चुनाव ने भी साबित कर दिया कि वो जमीनी नेता उस तरह से नहीं बन सके जिस तरह के वो बनने का उनके पास एक अवसर था। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में पटेल जी ने भी कहा था कि भाजपा का वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है, करीब करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या ये प्रदेश पे भाजपा की लोकप्रियता का परिचायक है, या लोग कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे उसके चलते भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा है? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं इसमें। एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का शासन रहा है वो हमने आपने सबने देखा है।
15 वर्ष के पहले जो सड़कों की स्थिति थी या बिजली की स्थिति थी या सिंचाई की स्थिति थी, वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब स्थिति थी हम जिसको कहते हैं। और उस समय एक नारा चलता था बीएसपी, बिजली सड़क और पानी। उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गई थी दिग्विजय सिंह की। बीजेपी ने उस दिशा में लगातार काम किया। मैं कहता हूँ तीनों मुख्यमंत्रियों ने, उमा भारती हों, बाबूलाल गौर हों और शिवराज सिंह चौहान हों, उन्होंने अब आज हम पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें देखते हैं, हम पुल देखते हैं, हम खेती का रकबा देखते हैं, अन्न का उत्पादन बढ़ा है। ये एक फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो वो विकास उन्होंने किया, उसका भी एक कारण है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर जो इनफाइटिंग है, कबीलों में जो कांग्रेस पहले से बटी रहती थी, उससे अभी तक वो मुक्त नहीं हो पाई है। और एक संगठन, बीजेपी के संगठन के बरक्स वो संगठन भी उस तरह से नहीं खड़ा कर पाए हैं। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में इस वक्त विष्णुदत्त शर्मा जो है वो 50 वर्ष के हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस में स्वयं कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष हैं, वही प्रदेश अध्यक्ष हैं। और एक संगठन में जो बदलाव की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में होती है, उस तरह से कांग्रेस में नहीं होती है। ये जनता लगातार उसको देखती रहती है और निचले स्तर से वो देखती है कि कांग्रेस में नेता होते हैं और बीजेपी में कार्यकर्ता होते हैं। तो वो एक फर्क भी दिखता है। तो इंट्रोस्पेक्शन की उनको जरूरत है आज कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गया हो। वो एक बहुत बड़ी संख्या में मतदाता उनके समर्थक हैं कांग्रेस के, उनका एक जनाधार नीचे तक है, उसको वो बूस्टअप कर नहीं सके। कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में तो मुझे ऐसा संभव लगता नहीं है। एलिया जी की बात को आगे बढ़ाते हुए पटेरिया जी से जानते हैं कि आमतौर पे चुनाव सामूहिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं द्वारा ही जीते जाते हैं। जैसे इन चुनाव में भी उमा जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, सिंधिया जी ने, शिवराज जी ने, सबने मिलकर काफ़ी काम किया है। तो अब हम इन चुनाव में जीत का सेहरा खाली शिवराज जी के सिर पे बांधना ठीक है, या इसे भी सामूहिक नेतृत्व के तौर पर देखना उचित होगा? देखिए, निश्चित तौर पर चेहरा जो होता है वो चेहरा तो उसी के सर बनता है। बारात में 50 लोग होते हैं, लेकिन दूल्हा एक ही हुआ करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की बारात के दूल्हे शिवराज जी हैं, इसको आपको मानना चाहिए। सहायक भूमिकाओं में उमा भारती की सबसे बड़ी भूमिका है। नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में तो भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। सहायक भूमिकाओं में ज्योति सिंधिया है, नरोत्तम मिश्रा हैं या दूसरे लोग हैं। दरअसल सहायक होना एक अलग बात होती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह का एक नेतृत्व होता है। और एक अगर जुमलों के तौर पर कहें कि ताली भी कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, कप्तान तो हर जगह होता है। तो इस जीत के जो कप्तान हैं निर्णायक भूमिका में या स्त्री पुरुष हैं, श्रेय पुरुष हैं, वो शिवराज सिंह चौहान हैं। जी, अब कुछ बात कांग्रेस की भी करें। जैसे कि पटेल जी, आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि इन उपचुनाव में पार्टी ने या कांग्रेस आला कमान ने पूरी तरह से कमलनाथ के भरोसे छोड़कर क्या कोई गलती की है? निश्चित तौर पर गलती की है। भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर कांग्रेस आगे बढ़ती, देखिए कांग्रेस में भी बहुत ही अच्छे किस्म के नेता हैं, जैसे सतीश जी ने कहा, और उसको मैं विस्तारित करता हूँ। कुल मिला के चाहे आप दिग्विजय सिंह हों, चाहे सुरेश पचौरी हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे अजय सिंह हों, एक बड़ी बैटरी ऑफ लीडरशिप है। लेकिन कमलनाथ ने ये मान के कि सिंपैथी वोट मिलेगा और जीत का सेहरा सिर्फ उनके सिर बंधेगा, इसलिए वो लगातार अकेले दौरे करते रहे। बाकी लोगों को एक आध जगह, पचौरी जी को 2-4-5 जगह, दिग्विजय सिंह को 2-4 जगह, अजय सिंह को या दो एक जगह अरुण यादव का उपयोग किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तुलना में अगर ध्यान करिए, ग्वालियर में बड़ी एकजुटता रैली की थी, जिसमें शिवराज जी, सिंधिया जी, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम सारे नेता मौजूद थे। तो भाजपा ने एकजुटता का संदेश दिया और लोगों को लगा यहाँ पर सिर्फ कमलनाथ है, और कमलनाथ का कोई कनेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वो सीईओ हो सकते हैं, बड़े आदमी हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, केंद्र पूर्व, लेकिन उनका कनेक्ट नहीं है किसी चीज से। जी, सतीश जी, आपसे जानना चाहती कि जैसे भाजपा का सामूहिक नेतृत्व बनाम कांग्रेस का एकल नेतृत्व, ये तो एक मसला था ही था। साथ ही कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई बड़ा नेता कोई प्रचार में शामिल होने नहीं आए, जबकि भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री भी थे, भले ही उनका वो संसदीय क्षेत्र रहा हो। तो आप पार्टी आला कमान की बेरुखी को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, न केवल इस उपचुनाव में जो कि एक आम चुनाव की तरह था, 2018 का चुनाव अगर छोड़ दें तो इसके पहले के जो चुनाव थे, मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस का जो आला कमान है या जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है, वो मध्य प्रदेश को मुझे लगता है कि बहुत सेकेंडरी है या बहुत नीचे के पायदान पर रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष चुनने का मसला हो, नेता प्रतिपक्ष चुनने का मसला हो, या और तरह के आपसी जो नेताओं के आपसी टकराव हैं उनको दूर करने का मसला हो, वो कभी भी मध्य प्रदेश को प्राथमिकता पर नहीं रखते रहे हैं। कांग्रेस की लगातार पराजय का एक कारण ये भी है। 2018 में उन्होंने कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और बाकी लोगों का समन्वय किया था। ये इसमें इन नेताओं की खुद की इच्छा भी एक बहुत बड़ा कारण था।
हाईकमान के उससे ज़्यादा इनकी आपस में जो समन्वय बना था वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि 2018 के चुनाव में ये जो उस वक्त के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने लगातार दौरे किए थे और बड़ा एक वादा था किसानों की कर्ज माफ़ी का, उसको उन्होंने तस्दीक दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि 10 दिन में अगर कर्ज माफ़ी नहीं होगी किसानों की तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन इस चुनाव में वो कहीं नहीं दिखे, राहुल गांधी भी नहीं दिखे और उनकी जो स्टार प्रचारक कही जाती हैं प्रियंका वाड्रा, वो भी उनके भी कोई दौरे कार्यक्रम नहीं बने। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं इस चुनाव में कमलनाथ को कांग्रेस के हाईकमान ने अनाथ जैसा छोड़ दिया था। ये चर्चा का विषय हो सकता है कि वो ऐसा खुद भी चाहते थे या नहीं चाहते थे कमलनाथ। तो ये है कि उनको केंद्रीय नेतृत्व उस तरह से मदद नहीं मिली या केंद्रीय नेतृत्व ने उतनी उनकी मदद नहीं की, वो एक नतीजे में भी साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं। ये चुनाव हमारे प्रदेश की परिपाटी के अगेंस्ट भी या खिलाफ भी कह सकते हैं, विवादित बोलों को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे। जैसे आइटम शब्द आया, भूखे नंगे आए, गरीब आया, कुत्ता शेर, जैसे कई सारे शब्द बीच में आए। तो पटेल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मतदाताओं ने इन सब बातों को भी ध्यान में रखा है? देखिए, मध्य प्रदेश की लोगों की बोली बाणी और शैली बहुत ही सम्यक है, बहुत ही व्यवहारिक है। वो इस तरह की अभद्र शैली, अशिष्ट व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। जब जिस राजनेता ने अति आत्मविश्वास के साथ इस तरह के व्यवहार और शैली को उपयोग किया, उसका बहुत बड़ा खामियाबी उसे भुगतना पड़ा। और कमलनाथ और कांग्रेस की जो हार हुई है, पराजय हुई है या जो पीछे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने जन भावनाओं के खिलाफ जाके लगातार अनर्गल प्रलाप किया। अनर्गल प्रलाप के स्थान पे आपको अल्टरनेटिव एजेंडा प्रस्तुत करना था। किसी महिला को आप आइटम कहेंगे, कौन पसंद करेगा? किसी मुख्यमंत्री को नालायक कहेंगे, कौन पसंद करेगा? मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लोगों की भाषा, बोली और शैली यह नहीं है। आपको समझना चाहिए, आप बाहरी व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लोगों को व्यवहार के अनुरूप आपको अपना राजनीतिक संभाषण या व्यवहार करना चाहिए था। जी सतीश, आप इसी से जुड़े कुछ और जैसे मुद्दे की सस्ती बिजली का चाहे मुद्दा हो या माफिया के खिलाफ अभियान, या अभी आप बात कर रहे थे बिकाऊ नहीं टिकाऊ जैसे मुद्दों, तो इन सब का किस तरह का असर रहा है इन चुनाव पे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में एक योजना आई थी संबल, वो एक अच्छी योजना थी, मुझे लगता है उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया। तो बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बनाया कि देखो हमारी ये संबल योजना थी, आपको मजबूत करने के लिए थी, और कांग्रेस ने इसको बंद कर दिया। तो पहले भी जैसे कि मैंने कहा कि योजनाओं को सरकार बदलने के कारण नहीं बदला जाना चाहिए, खासकर उन योजनाओं को जो निचले स्तर के सामान्य व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाती हैं। तो उसका नुकसान तो निश्चित रूप से कांग्रेस को हुआ है। और बिकाऊ नहीं टिकाऊ जैसे जो मुद्दे बड़े उभर के आए, गद्दार जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। देखिए, गद्दार बनाम खुद्दार इन्होंने कहा था, और कांग्रेस आखिरी दिन तक मतगणना के दिन के पहले तक ये कहती रही। और कल कई सारे समाचार माध्यमों पर चर्चा में थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता कल भी वही कह रहे थे कि ये गद्दार तो थे ही, गद्दार क्यों नहीं थे। मतलब वो जो एक नाराज जनता भाषा जो पसंद नहीं कर रही थी, जनता ने जिस भाषा को रिजेक्ट कर दिया, वो अभी भी उसको चलाना चाहते हैं। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों में आप देखेंगे, बहुत पुराना उदाहरण आपको गुजरात का बताऊंगा कि वो उन्होंने कांग्रेस की तत्कालीन जो अध्यक्ष थी, वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कसाई कह दिया था गुजरात में, और मौत के सौदागर कह दिया था। तो इस तरह की जो भाषा है वो गुजरात की जनता हो, मध्य प्रदेश की जनता हो, पूरे भारतवर्ष का, ये हमारे यहाँ का जो भारत का जो एक आम आदमी है या जो हमारी चेतना है, वो इस तरह की बातचीत या इस तरह के जुमले या किसी को इस तरह से नीचा दिखाने वाली जो बात होती है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। चुनाव काम के बनाम काम का होना चाहिए। अच्छे शब्दों में भी आलोचना हो सकती है, ये बात राजनीतिक दलों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जनता इस तरह की चीज़ों को रिजेक्ट कर देती है जो किसी को नीचा दिखाने के लिए कही जाती हैं। इन चुनाव में अगर उम्मीदवारों के लिहाज से बात करें तो भारी या बड़े नाम थे, वो सब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए थे और वहां से उनको टिकट मिली और जीते भी। तो क्या ऐसा तो नहीं है पटेल जी, आप से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी चयन को लेकर भी परिणामों ने असर डाला है? देखिए, कांग्रेस ने वही करने की कोशिश की जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहते हैं कॉपी कैन नॉट बी बेटर देन द ओरिजिनल। भारतीय जनता पार्टी ने इन बल्क एक कांग्रेस से आए लोगों को एक साथ लिया और उनको यथोचित जगह दी, जबकि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अस्वीकार किए गए, रिजेक्टेड लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया। मुझे लगता है आप अगर किसी की रणनीति को आप कॉपी करते हैं तो आप उससे अच्छा नहीं हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है
अगर कांग्रेस सिर्फ अपने लोगों पर भरोसा करती तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती। एकाध जगह कांग्रेस ने बाहर से आए लोगों को भी सफलता मिली, जैसे डॉक्टर सतीश सिकरवार को ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को पराजित किया है। लेकिन अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को कॉपी करने की कोशिश की, और मुझे लगता है युद्ध के मैदान में आपको हमेशा नई शैली के साथ में नई रणनीति के साथ आना होता है, तभी आप सफल होते हैं, अन्यथा पराजय आपके लिए तैयार रहती है। एली जी, अब आप से जानना चाहते हैं, जैसे इन दिनों दल बदल कानून से बचने के लिए इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में जाना और फिर चुनाव मैदान में उतरने के जीत जाना, तो ऐसा तो नहीं कभी प्रवृत्ति कॉमन हो जाएगी? देखिए, दल बदल उतना ही पुराना है हिंदुस्तान में जितनी पुरानी हमारी राजनीति है या जितने चुनाव हमारी चुनाव पद्धति है। दल बदल होते रहे हैं और यही वजह है कि दल बदल रोकने के लिए कानून बनाए गए। वर्तमान में जो दल बदल वाला जो कानून है वो बहुत परिष्कृत है। मतलब शुरुआत में जब हरियाणा में आयाराम गयाराम जो शुरू हुआ था, पूरी की पूरी सरकार रातों रात बदल जाती थी, अब वैसी स्थिति नहीं है। और ये जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए 28 सीटों पे, ये उस तरह का दल बदल है भी नहीं। ये असल में कांग्रेस का एक तरह से हम कह सकते हैं कि विभाजन था, और वो पूरा का पूरा विभाजित लोग उन्होंने वो दूसरी पार्टी में चले गए। विभाजन एक तरह से हुआ और फिर वो विभाजित जो हिस्सा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व वाला, वो भाजपा में समाहित हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में आगे बातचीत होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड ना बन जाए, तो ये होना चाहिए कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जैसे कि नगरीय निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में रिकॉल का एक वो होता है, प्रत्याशी हमने चुन लिया, अब प्रत्याशी हमें ठीक नहीं लग रहा है या प्रत्याशी को दल ठीक नहीं लग रहा है, तो ये प्रत्याशी के ऊपर निर्भर होने के बजाय वो जनता पर ही निर्भर होना चाहिए। ऐसा संशोधन लाया जाना चाहिए कि जनता चुने तो जनता ही हटाए। व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि होने के नाते खुद निर्णय लेने की स्थिति में ना आए, अन्यथा इस तरह के आरोप लगते रहेंगे कि पैसे देकर खरीदा गया। और मैं ये नहीं कहता कि ये सच होता होगा, लेकिन कहीं कहीं सच भी हो सकता है। और अगर प्रत्याशी इस तरह से पार्टी छोड़ेंगे या दल बदलेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इस दिशा में सोचा जाना चाहिए कि ये दल बदल का जो है, दल बदल में जो अभी भी खामियां बची हुई हैं दल बदलने के मामले में, वो विधेयक या कानून इस तरह का लाया जाना चाहिए कि इसको और बेहतर बनाया जा सके। और आखिरी अधिकार जनता के हाथ में होना चाहिए, न कि जनप्रतिनिधि के। पटेल जी, जैसे कि सतीश भी बता रहे थे, उसी संदर्भ में हम लोगों ने बीच में ओपी रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, उनसे भी बातचीत की थी और उन्होंने भी यही कहा था कि ऐसी कोई स्थिति बननी चाहिए कि अगर प्रत्याशी चुनाव पार्टी बदलता है तो कहीं ना कहीं खर्च उसके खाते में जोड़ा जाए ताकि आम जनता पे बोझ न पड़े। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि दल बदल को हतोत्साहित किया जा सके। लेकिन दल बदल से भी एक जन अपेक्षाओं, जन इच्छा की आपूर्ति होती है, तो इस बीच में एक रिफाइंड बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप अपने नेतृत्व की मनमानियों से नाराज हैं या जन विरोधी नीतियों से परेशान हैं, तो आपको उसका एक रास्ता आपको जरूर देना चाहिए। मुझे लगता है कोई पेनल्टी क्लॉज तो होना चाहिए, लेकिन इतना सख्त नहीं। पूरा खर्चा अगर आप जोड़ देंगे तो फिर अगली बार से अच्छे प्रत्याशी मैदान में आना बंद हो जाएंगे। जी, सवाल तो भी बहुत हैं और जिज्ञासाएं भी, लेकिन समय की सीमा को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। शिव अनुराग पटेरिया जी और सतीश एलिया जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने राजनीति की गुत्थियों को सुलझाने और हमारे श्रोताओं को समझाने के लिए समय निकाला। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुर्खियों में के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय, नए तथ्यों और नए मेहमानों के साथ। नमस्कार। सुर्खियों में